फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे आह्वान किए जाने पर आपने इतनी सही प्रतिक्रिया जाहिर की। आपने सकारात्मक जो है वो क्या है कि प्रतिक्रिया जाहिर कर हमारे जोश को दोगुना कर दिया। अब मैं फिर एक नए जोश और नई त्वरा के साथ, नई ऊर्जा के साथ अब मैं अपने कोर्स को जो है, अपने बैच को आगे ले जाने वाला हूं। अभी तक जिसने एडमिशन नहीं लिया और अगर वो लेने का प्लान बना रहे तो फिर अब कुछ मत सोचिए, ठीक है ना। मूल्यांकन जितना करना था अब को आपको जो है आपने मूल्यांकन कर लिया और हमने फिर भी जो है बार बार इस बात की इत्तला की, बार बार इस बात की आपको जानकारी दी कि वास्तव में हमें किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो करनी है, ठीक है। और जिनको समझ में आता है तो वो जल्द से जल्द जो है वो क्या है कि बैच को ज्वाइन करें, बात को आगे बढ़ाएं। और जो लोग ये सोचते हैं कि 2500 रुपए फीस जो है हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों जो है एक ऐसे टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जिनका अपना एक 20-25 साल का अनुभव है पढ़ाने का और जो बहुत सारी पुस्तकों को लिख चुका है और बहुत सारे अनुभव बटोर कर आपके सामने खड़ा है, ठीक है, आपके साथ बातचीत कर रहा है। इसलिए और भी जो है वीडियोस आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मेरे और वीडियोस देख सकते हैं आप YouTube में। पूरी तुलना जो है वो करके आपको अगर ऐसा समझ में आता है कि हाँ इसमें जो एडमिशन लेना चाहिए तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं बात को आगे बढ़ाने वाला हूं और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो 2500 की जो है जो फीस है, जो दोनों जो है वो क्या है कि दोनों हिस्ट्री एंड पॉलिटी का है, उसमें मैं 1000 रुपीज का 5 किताबें जो है, 5 किताबें याद रखिएगा, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की 3 अलग अलग किताब होगी जो पॉइंट वाइज होगी और 2 टेक्स्ट बुक होगा। क्योंकि मेरा हमेशा से ये सोचना रहा है कि वास्तव में पहले जो है किसी भी विषय की समझ जो है विकसित की जाए और फिर जाहिर सी बात है उसके नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैंने नोट्स के शक्ल में भी जो है बना के रखा है और साथ में जो है हमारे पास टेक्स्ट बुक भी है और मेरा आप लेक्चर सुनोगे, मेरे द्वारा लिखी किताबें आप पढ़ेंगे, फिर उसके जो है पॉइंट वाइज जो है नोट्स के शक्ल में मिली जो किताबें हैं वो किताबें पढ़ेंगे। फिर आपको चाहिए क्या, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना, पूरा साइंटिफिक जो है वो क्या है कि एक प्रकार से हमने पूरी जो है अपने क्लास को सजा कर रखा है। और जिसको वास्तव में जो है क्लास लेनी है तो वो तुरंत जो है वो सोचिए मत, ठीक है, वो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। क्योंकि अब जो वीडियोस है, ठीक है, अभी कुछ दिन, 1-2 दिन के और जो है बात है, मेरे ऐप जो है वो कंप्लीट होने वाले। वो जैसे ही ऐप कंप्लीट होगा फिर हमारे वीडियोस जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो जाता है, पब्लिक डोमेन में जाता है, वो वीडियोस जाना बंद हो जाएंगे और जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उन तक जो है वीडियोस पहुंचेंगे। तो फिलहाल मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। आज की इस क्लास में हम सब जो है बात करेंगे भारत के संविधान के संबंध में और संविधान वास्तव में कहते किसको हैं, संविधान की वास्तव में आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। हालांकि देखिए ये मुख्य परीक्षा की क्लास नहीं है, लेकिन वास्तव में जब भी हम कॉन्सेप्ट कहेंगे या बोलेंगे, देखिए फैक्ट्स का लेक्चर नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। लेक्चर जब भी होता है वो कॉन्सेप्ट का ही होता है और उस कॉन्सेप्ट को पुश करने के लिए जिस फैक्ट्स की जरूरत होती है फिर उस तथ्य को उसके साथ जो है उसको एक तरह से थ्रस्ट दिया जाता है, ठीक है ना। उसको एक धक्का देने की जब कोशिश होती है कॉन्सेप्ट को तो उसमें कुछ फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है और फिर हम लोग जो है उस फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की इस क्लास से अगर हम देखें तो हम लोग बात करेंगे संविधान किसको कहते हैं, संविधान विधान से कैसे अलग होता है। हालांकि इसके बारे में भी जानकारी हमने दी, लेकिन एक्सक्लूसिवली ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियोस इसी पर केंद्रित है। और जिस दिन आप संविधान को समझ लेंगे कहते किसको हैं, तो वास्तव में आप भारत के संविधान के जो मर्म है उस मर्म को भी समझ लेंगे। संविधान के लिखने का उद्देश्य क्या होता है ये भी आप समझ लोगे। तो आज के क्लास की शुरुआत हम कुछ सवालों से करेंगे और वो सवाल क्या है, संविधान किसको कहते हैं, संविधान विधान से कैसे अलग होता है, ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फिर जो है संविधान के कितने प्रकार हैं, ठीक है, कितने तरह के संविधान है। अगर इतने सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में खंगाल ले तो हम मोटे तौर पर संविधान की समझ जो है वो क्या है कि विकसित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर बोर्ड पे आने के पूर्व जो है बोर्ड में भी बहुत सारी बातें हमने लिख रखी है, उसको उस पर जाने के पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि देखिए संविधान शब्द जो है, जैसे हमने बताया गणतंत्र जो है लैटिन भाषी शब्द है, जैसे डेमोक्रेसी जो है लैटिन ग्रीक भाषी शब्द है, इसी प्रकार संविधान की अगर हम बात करें जिसका इंग्लिश शब्द कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो लैटिन भाषी शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकला है और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक प्रकार से कह सकते हैं संरचना। आप ये कह सकते हो कि नियमों या सिद्धांतों का वह समूह, वह कलेक्शन
जो कि कह सकते हैं जिसके माध्यम से किसी देश की शासन की व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, किसी देश की शासन की व्यवस्था जिस नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलाई जाती है, उन नियमों और सिद्धांतों के कलेक्शन को ही जो है हम क्या कहेंगे, संविधान कहकर पुकारेंगे। ठीक है ना। और संविधान वास्तव में देखिए कि जो उसका शाब्दिक जो विवेचना है, ठीक है ना, उसका जो शाब्दिक तात्पर्य है, वो शाब्दिक तात्पर्य यही है, संहिताबद्ध विधान। यानी कि इससे यह पता चलता है कि वास्तव में जब भी संविधान होगा तो वो संहिताबद्ध ही होगा, वो लिखित ही होगा। लेकिन वास्तव में क्या है कि संविधान का अगर व्यवहारिक धरातल पर देखा जाए तो उस देश के भी विधान को संविधान कहते हैं जो लिखा हुआ नहीं है, जो सिस्टमेटिक वे में लिखित रूप में नहीं है, जो किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समयांतराल पर उससे लिखा नहीं गया, उस देश के संविधान को भी जो है हम संविधान ही कहते हैं। लेकिन संविधान का अगर जो है उसके शाब्दिक तात्पर्य पे जाया जाए तो वास्तव में लिखी हुई जो विधान होता है, जो संहिताबद्ध विधान होता है, वही वास्तव में संविधान कहलाता है। और इस आधार पे आप ये कह सकते हो कि शाब्दिक जो इसका तात्पर्य है उससे इतर भी जो है अलिखित संविधान भी होता है। ठीक है, किसी देश का संविधान अलिखित, जैसे ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। यानी कि संविधान का तात्पर्य, शाब्दिक तात्पर्य भले ही लिखित विधान हो, लेकिन अलिखित जो विधान है ब्रिटेन का जैसे, उसको भी हम संविधान कहकर पुकारते हैं। तो यह वास्तव में जो है संविधान शब्द का तात्पर्य हो गया। ठीक है, संविधान का देखिए क्या है कि अगर मैं बात करूं कि एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब संविधान लिख दिया गया, ठीक है ना, जब संविधान लिख दिया गया तो सरकार के जो 3 अंग है, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो इसमें विधायिका का कार्य तो कानून बनाना है। ठीक है, कार्यपालिका का काम जो है वो क्या है कि उस कानून को लागू कराना, और न्यायपालिका का काम मोटे तौर पे दो माने जाते हैं। एक तो ये माना जाता है कि वास्तव में संविधान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना, और दूसरी बात संविधान का उल्लंघन करने वाले जो व्यक्ति है उसके लिए दंड की जो है व्यवस्था करना, ये न्यायपालिका का काम है। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पे जो गौर करने लायक है कि जब संविधान लिख दिया गया तो फिर विधान क्या, फिर व्यवस्थापिका की जरूरत क्या है, फिर विधायिका की जरूरत क्या है, फिर वो क्या कानून बनाता है। तो वास्तव में यह ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन जो आम विधान है, जो सामान्य विधान है, वो विधान जो है विधायिका के द्वारा निर्मित है। विधायिका, ध्यान रखिएगा, संसद ने संविधान नहीं बनाया, संविधान संसद ने नहीं बनाया। संविधान की रचना जो है एक संविधान सभा, स्पेशली उसकी रचना के लिए ही कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अंतर्गत गठित जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच बैठकर 11 अधिवेशन करके उन्होंने संविधान की रचना की। यानी कि स्पेशली उसी संविधान की रचना हेतु लोगों का एक समूह 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक बैठकें की, और उसके बाद फिर जाकर एक संविधान जो है वो तैयार हुआ। लेकिन जब संसद की बात आती है, जब विधायिका की बात आती है, तो विधायिका वास्तव में जो है वो क्या है कि वो संविधान नहीं बनाती है। संविधान जो पहले से लिखा गया, जिसके आधार पर ही पार्लियामेंट का क्रिएशन हुआ, उस पार्लियामेंट का क्रिएशन ही हुआ संविधान के आधार पे, तो ये संसद फिर संविधान कैसे बना सकता है। तो फिर संसद का काम क्या है, अब संसद का काम क्या है ये तो हमने आपको बताया था। और संसद जो कानून बनाती है ना, वही वास्तव में विधान होता है। संविधान सभा ने जो विधान बनाया उसे संविधान कहा गया, ऐसे आप मान सकते हो। और जबकि जो संसद सामान्य तौर पे समय समय पर जो विधान बनाती है, जो कानून बनाती है, वही हो जाएगा विधान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये समझना है। और देखिए क्या है, संसद या विधायिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए हमें लगता है, जो मैंने अपने कॉमन सेंस के आधार पर जो हमने समझा कि संसद बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए हमारे देश में क्या है कि संसदीय शासन की व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यहां पर वास्तव में देखा जाए तो शासन संसद का है। ठीक है, संसद अपने ही बीच के सदस्यों का चयन करता है कार्यपालिका के रूप में, इसलिए कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद कार्यपालिका का चयन जो है, कार्यपालिका का चयन संसद के सदस्यों में से होता है, और कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका जो कार्य करती है संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद में किए गए सवालों का उसे जवाब देना पड़ता है।
तो यहां पे संसद जो है वो ज्यादा, आप कह सकते हो कि वो कार्यपालिका से भी ज्यादा प्रबल है, ज्यादा ताकतवर है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और वास्तव में यही सही भी है। तो संसद क्या है कि एक प्रकार से क्यों उसका गठन हुआ, उसका गठन हुआ कार्यपालिका का गठन जो है वो करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमारे देश का जो संविधान है ना, वो संविधान क्या है कि वो एक आदर्श, एक आइडियल जो है वो क्या है कि एक व्यवस्था का जो है नाम है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसके जो है, ठीक है, ये सब वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, ऐसा जो है वो कहा गया। लेकिन कौन राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में संविधान सभा में बात, संविधान में नहीं बात की गई है। वहां पे जवाहरलाल नेहरू कितने प्रधानमंत्री हुए, इसके लिए संविधान की बात नहीं की गई है, ठीक है। संविधान में यह कह दिया गया कि आर्टिकल 14 यह कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, या विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता होगा, तो होगा, यानी एक आइडियल सिचुएशन की बात की गई है। अब उससे जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बहुत तरह के, जैसे कह दिया गया विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष समता है तो यहां पे पहले देखना है कि अनटचेबल जो लोग हैं, उन अनटचेबल लोगों को सवर्णों के समान विधि के समक्ष समता दिया गया अथवा नहीं दिया गया। तो अब तक जो है वो क्या चला आ रहा, जो इतिहास था, जो मतलब आजादी के समय तक, कि उसमें निम्न क्लास के जो लोग थे उनके साथ बड़ा दोयम दर्जे का आचरण किया जाता था। तो विधि के समक्ष समता एक पैमाना है कि संविधान ये कहता है कि विधि के समक्ष हर व्यक्ति जो है वो समान होगा, चाहे वो ऊपर के लोग हो चाहे नीचे के लोग हो। लेकिन अगर अधिकार जो है निम्न वर्ण के लोगों को उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो संसद क्या करती है? कानून बनाती है। किसके अनुसार? क्योंकि संविधान में लिखा है कि विधि के समक्ष समता होनी चाहिए, और अगर समता नहीं है तो उसके अधिकार दिलाने के लिए हमें कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया? अनटचेबिलिटी के उन्मूलन के लिए एक अधिनियम पारित किया और दलित जाति है, जो डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं, जो दबे कुचले सहमे हुए जो लोग हैं, उनको जो है उनकी आवाज को प्रखर किया गया, उनको भी एक इक्वालिटी का जो है वो क्या है कि स्टेटस जो है वो प्रदान किया गया। इसी प्रकार जो है जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम जो है कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, जब हम लोग जो है वो क्या है कि हम लोग समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं, जब हम लोग कहते हैं समान निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि भिन्न भिन्न पोर्शन से जुड़ा हुआ। सिद्ध बात एक ही है, आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, लेकिन इसका अनटचेबल जो जाति थे उनके साथ भी जो है अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, फिर जो महिलाएं, महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार नहीं हुए, फिर इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है गरीबों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं हुए, बड़े लोग जो है अपनी ताकत के दम पर। तो कहने का मतलब है कि है सिद्धांत एक जो कह रहा है कि अस्पृश्यता के मामले में भी समानता होनी चाहिए, महिलाओं के मामले में समान होना चाहिए, गरीब अमीर के मामले में समान होना चाहिए। तो ये सब क्या है? एक आर्टिकल है, लेकिन मुद्दे भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न मुद्दे से संबंधित कानून जो बनेगा इस आर्टिकल 14 के हिसाब से वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो संसद द्वारा बनाया गया जो कह सकते हैं कानून, जो अधिनियम है, वही विधान है वास्तव में, वही जो है कॉमन लॉ जो है वो कहलाता है, और जो वास्तव में जो है वो संविधान के हिसाब से ही होता है। अगर आप ऐसे देखिए किसी वकील के जो है वो क्या है कि चैम्बर में आप चले जाइए, तो हमारे देश का संविधान कितना, इतनी एक ही किताब हो गई, संविधान की तो एक किताब है, ठीक है ना, एक किताब हो गई, लेकिन उनके चैम्बर्स में तो आपको बहुत सारी किताबें देखने को मिलती है, ठीक है ना, बहुत सारी किताबें देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल एक है, लेकिन उसका डेरिवेशंस बहुत है, उसके बहुत सारे ऐसे जो है जगहों पर, मतलब सैकड़ों जगह जहां पर विधि के समक्ष समता की बात लागू होनी चाहिए थी, लेकिन लागू नहीं है। तो लागू कराने के लिए तमाम तरह के उसी अनुच्छेद के हिसाब से कानून बनाने पड़ते हैं। तो कानून का क्या होगा? कानून की संख्या बढ़ती जाएगी, कानून की पुस्तकें बढ़ती जाएंगी, लेकिन संविधान तो एक होगा। अब आप सोचिए हमारे देश का संविधान कितना प्रेसियस है, कितना सारगर्भित है कि एक किताब से हजारों किताबें लिखी गई, कानून की हजारों पुस्तकों की रचना की गई। तो वो वास्तव में संविधान नहीं है, वो वास्तव में विधान की पुस्तकें है, वो कानून की पुस्तकें हैं, और संविधान जो है वो क्या हो जाएगा? और सबका अल्टीमेट है। उस सारे कानून की पुस्तकों की व्याख्या इस संविधान के आधार पे कर सकते हैं, इसके आधार पे संविधान की विवेचना नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? संविधान के ऊपर कोई कानून नहीं है, संविधान अपने आप में अल्टीमेट है, संविधान पूरे शासन का आधारभूत सिद्धांत है। संविधान जो है वो क्या है कि सर्वोच्च विधि है, उसके ऊपर कोई भी जो है विधि नहीं हो सकता है। तो ये फिलहाल जो है वो क्या है कि संविधान की बात आप समझ गए, ठीक है।
अब यहां पे देखिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर आप ऐसे सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो अगर आप देखिएगा संविधान की, देखिए हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया की अगर हम बात करें, अगर आप ऐसे सोचो कि अगर कानून ना हो, तो कानून ना हो तो आप क्या लगता है इस दुनिया में पूरी व्यवस्था, गांधी जी जो है अराजकतावादी थे, ठीक है, गांधी जी अराजकतावादी थे, कार्ल मार्क्स अराजकतावादी थे, गांधी जी अराजकतावादी थे। इसका मतलब यह है कि गांधी जी राज्य के अनस्तित्व की बात करते थे, कि अनस्तित्व का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस की बात करते थे, कहते थे स्टेट नहीं होना चाहिए। अब आप ये कहोगे राज्य क्या है, तो राज्य की जो विवेचना है ना, ये आर्टिकल 52 में किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्व की शुरुआत आर्टिकल 36 से होता है। तो पहला जो आर्टिकल है और मौलिक अधिकार का जो है वो क्या है कि 12 से 35 के बीच में है। तो आर्टिकल जो पहला आर्टिकल 12 है वो उस आर्टिकल 12 में, और उधर नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36। ठीक है, तो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 में राज्य को डिफाइन किया गया है। और राज्य वास्तव में जो है, जैसे राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, केंद्र का संसद, राज्य की सरकार, राज्य का विधायिका, ठीक है, ये सब मिलकर जो है वो क्या करते हैं, राज्य का गठन करते हैं। तो जो गांधी जी कहते थे राज्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनको लगता था कि राज्य जो है वास्तव में कह सकते हैं अपनी ताकत के या डरा धमका कर अपने कानून का पालन कराती है, और डरा धमका कर कानून का पालन करना एक प्रकार की हिंसा है। और गांधी जी इसलिए कहते थे, अब ऐसे भी समझिए कि वास्तव में क्या होता है कि हम सब जैसे अगर गाड़ी चलाते हैं, सामान्य तौर पे लोग जो है वो क्या होता है कि ट्रैफिक जैसे बत्ती रेड देखा तो वो रुक जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, और रुक इसलिए जाएगा क्योंकि उसे मालूम है कि अगले चौराहे पे हो सकता है उसे चालान थमा दिया जाए। तो हम पालन क्यों करते हैं कि हमें डर है कि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो चालान कट जाएगा, हमें जो है वो क्या है कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस उसको सीज कर लिया जाएगा, अब फिर हमें कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। हम डर कर जो है वो कानून का पालन करते। गांधी जी ने कहा कि कानून का जो पालन राज्य कराता है वो डरा कर, मान लो नहीं तो फाइन कर देंगे, मान लो नहीं तो हवालात में बंद कर देंगे, यानी आप डरा रहे हो। और गांधी जी कहते थे कि राज्य चूंकि हिंसा पर आधारित है, वो डरा कर अपने नियमों का पालन करती है, और दूसरे शब्दों में वो हिंसा पर आधारित है, और हिंसा पर आधारित किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूशन को गांधी जी अस्वीकार करते थे। फिर भी अब गांधी जी देखिए, फिर भी गांधी जी कहते भारत कैसा राज्य होगा, लोकतांत्रिक राज्य होगा। क्यों लोकतांत्रिक राज्य होगा? आप ऐसे सोचो क्यों होगा, क्योंकि गांधी जी भी ये जानते थे कि राज्य भले ही जो है, इसलिए कहते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य जो है वो क्या है कि एक नेसेसिटी से जो है, एविल्स है, वो आवश्यक बुराई है, उसका होना जरूरी है। अगर हम राज्य को खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वास्तव में अगर संविधान नहीं होगा, अगर कोई नियम नहीं होगा, कानून नहीं होगा, अगर कोई व्यवस्था के निर्धारण के लिए कोई जो है वो क्या है कि कोई कह सकते हैं मिनट्स नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से फिर हम किस डायरेक्शन में काम करेंगे, हमें मालूम तो होना चाहिए ना। इस जो व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति जो है वो क्या है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है वो सीमा रहित होती है, और कैपेसिटी जो है उसका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो सकारात्मक जो उसकी कैपेसिटी है वो तो चलिए, लेकिन नकारात्मक जो प्रवृत्ति होगी उससे समाज को, देश को, उसको खुद को बहुत सारे नुकसान होंगे। तो इन सभी नुकसानों से अपने देश को, समाज को बचाने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। और सिस्टम है क्या? सिस्टम वास्तव में जो है नियमों का एक समुच्चय है जिसका पालन अनिवार्य होता है एक व्यवस्था के संचालन के लिए, एक अनुशासित जीवन जीने के लिए। इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और आप देखिए हिंदुस्तान में आप देखिए भारत की आजादी के पूर्व बहुत सारी अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, जेंडर इनइक्वालिटी था, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुत सारी चीजें बहुत सारे पहले से चले आ रहे थे। तो ये आजाद हिंदुस्तान में ये सारी चीजें जो है संभव नहीं था। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने जो कड़वे अनुभव डिस्टेंट पास्ट में हमने देखे थे, जो झेले थे, जो अनुभव किए थे, हमें लगा कि नहीं, आजादी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस तरह की जो है वो क्या है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, या फिर जो है कह सकते हैं कि जो असम्मान का भाव है, जो नीचे तबके के लोगों का दमन होता है, जो उनका शोषण होता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे नहीं होना चाहिए? बोल देने से तो होगा नहीं, तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक कानून बनाना पड़ेगा। आपको पहले नियम का एक
मतलब जो है एक नियमावली तैयार करना पड़ेगा, और उसके फिर उसी के चश्मे से देखोगे ये उसने उसके हिसाब से काम किया ठीक है, नहीं किया हवालात में बंद कर दिया, नहीं किया उसको सजा दिया गया, नहीं किया उसको पटरी में लाने की कोशिश की गई, उसको सही ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई। तो और हिंदुस्तान जो है वो क्या इतना ना यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात है, यहाँ पे आदिवासियों की समस्या है, ठीक है, बहुत सारी तमाम यहाँ पे महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं, बच्चों के प्रति हिंसा से संबंधित समस्याएं, तमाम तरह की जो है समस्याएं हैं। और तो उन सब का जो है जब तक एक कह सकते हैं नियमावली के अंतर्गत जब तक उसे नहीं लाया जाएगा आप एक व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकते हैं, और इसलिए संविधान की जो है वो क्या आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और संविधान के प्रकार जो है इसके पहले यहां पे समझ लें, ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग बात बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए खुद जो है ये समझिएगा कि हमने जो यहां पे बताया जैसे क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था ना, ठीक है, एकदम आराम से समझिए, इसमें बहुत हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से समझिए और धीरे धीरे देखिएगा अपने आप ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क में भी आने लगेगी कि संविधान किसे कहा जाता है और यह साधारण विधि से किस रूप में भिन्न होता है, संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है, संविधान कितने तरह के होते हैं। ये जो है ये इसके लिए हमने अलग अलग वीडियोस बनाए थे, लेकिन चूंकि वो वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन इसका हम चाह रहे हैं कि एक सरसरी निगाह से इसको देखते चलें और इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करते चलें, ताकि जो है वो क्या है कि आगे देखिए संविधान हमने आपको बताया किसी देश के शासन के एक आधारभूत सिद्धांत आप कह सकते हो, लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना हो, किसी देश का शासन जिन मौलिक नियमों व सिद्धांतों के अनुसार चलता है उसके समूह को, ठीक है, उसके समूह को संविधान कहा जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया उसका जो है, ठीक है ना, उसकी जो है हमने अपने शब्दों में, कोई जरूरी नहीं रटे रटाई ही शब्दावली का प्रयोग किया जाए, अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन जो है बस इतना समझ जाइए वह नियमों या कह सकते हैं सिद्धांतों का समुच्चय का मतलब होता है कलेक्शन है, ठीक है, उसका एक कलेक्टिव फॉर्म है जो कह सकते हो कि जिसके आधार पर किसी देश का जो है वो क्या है कि शासन चलता है, किसी देश की जो है व्यवस्था रन करती है। आप इस आधार पे इसका एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी देश की जो व्यवस्था किसी देश की व्यवस्था को अनुशासित करने वाले नियमों या सिद्धांतों का जो समूह है वही समूह जो है संविधान कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि संविधान हमने आपको बताया, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, साधारण विधि को कॉमन लॉ कहते हैं, ठीक है ना, यहां पे समझिएगा। और यहां पे देखिए क्या है कि अगर संविधान जो है अगर यदि लिखित है तो प्रायः संविधान सभा बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगा, और इसका आधार कोई नहीं, इसलिए यह सर्वोच्च विधि है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि जैसे देखिए हम इससे क्या निकल कर आता है, दो तरह का संविधान होता है, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अनरिटेन है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो फिर ब्रिटेन का संविधान है कैसे, तो ब्रिटेन का संविधान निर्मित संविधान है, ठीक है, जबकि भारत का संविधान सम्मेलन प्रणीत है, ठीक है, सम्मेलन प्रणीत है, जबकि उसका सम्मेलन प्रणीत या निर्मित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। यहां पे समझिएगा कि एक प्रकार हमने आपको बताया कि संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे अमेरिका और भारत का संविधान लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अलिखित हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरह से समझिए कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो फिर है क्या वो, तो ये क्रमशः विकसित हुआ है, क्रमशः विकसित परंपरा से चली आ रही है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए वो निर्णय जो है वो क्या है कि एक प्रकार से मार्गदर्शन सिद्धांत की तरह जो है वो कार्य करता है, तो वो भी उसमें जुड़ गया। परंपरागत रूप से जो मान्यताएं चली आ रही है उसका एक कलेक्शन होगा, प्लस जो है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उसका कलेक्शन होगा, समय समय पर संसद ने जो कानून बनाए हैं उसका, वो सब मिलकर जो है संविधान हो जाएगा। तो वहां पे जब भी हम संविधान, जब लिखित संविधान की बात करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि स्पेशली उसकी रचना के लिए लोगों का एक समूह लंबे दिनों तक काम किया, 2, 4, 10, 20 महीने, 8 साल, 9 साल, ऑस्ट्रेलिया का संविधान 9 साल में लिखा गया, ठीक है। इसी तरह से जो है भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखा गया, ठीक है। तो यहां पर अमेरिका का संविधान 3 से 4 महीने के अंदर अंदर लिख दिया गया,
तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है कि डिपेंड करता है कि हम कितना हम लिख सकते हैं, भारत का संविधान क्यों बड़ा है, अमेरिका का संविधान क्यों छोटा है, बहुत तरह की बातें हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात समझिएगा कि एक संविधान का प्रकार हो गया कि एक निर्मित संविधान हो गया जो संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा, और एक विकसित संविधान हो जाएगा जैसे ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है। तो यहां पे ये समझना है कि संविधान अगर लिखित है तो प्रायः संविधान सभा बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा। हमने अभी बताया जैसे भारत का संविधान है, लिखित संविधान है, तो किसने बनाया, किसने लिखा, संविधान सभा ने लिखा। तो संविधान सभा के सदस्य क्या थे, वो संविधान सभा के सदस्य लगातार 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक जो है मतलब बैठ के करते रहे, उठते रहे, करते रहे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली तैयार हुआ, और इसका आधार कोई नहीं होगा, इसलिए सर्वोच्च विधि है। तो हमने आपको बताया कि संविधान के ऊपर कोई नहीं है, बल्कि पहले क्या था हिंदुस्तान के अंदर जो है, जैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था ना, उस 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 ईस्वी में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। और वो फेडरल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसलिए नहीं था क्योंकि वो जो फेडरल कोर्ट था ना, मतलब आप इसे समझिए वही फेडरल कोर्ट जो है जो 1937 में दिल्ली में स्थापित हुआ, ये वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व पीठिका सिद्ध हुई, उसका एक प्राक रूप सिद्ध हुआ, एक प्रिमिटिव फॉर्म। लेकिन फर्क क्या था, फर्क ये था कि उस समय का जो फेडरल कोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली नहीं था, बल्कि उसके जो निर्णय होते थे ना वो प्रीवी काउंसिल में जाके उस पर अपील किया जा सकता था। यानी कि यहां से जाकर ब्रिटेन में जाकर प्रीवी काउंसिल, क्वीन सम्राट सहित जो है जो प्रीवी काउंसिल होता था उस काउंसिल में अपील किया जा सकता था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारत के बाहर था। लेकिन क्या हुआ कि 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट बना वो सच्चे अर्थों में सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो कोई नहीं था। तो उसी तरह से संविधान की जब बात करेंगे तो संविधान सर्वोपरि है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है, सबके ऊपर संविधान है। इसलिए मेरे हिसाब से संविधान सबसे पावरफुल है। लेकिन क्या है कि संसद को उसमें संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो संसद भी जो है पावरफुल हो जाता है। लेकिन संसद को इतना भी पावर नहीं है कि संविधान की आधारभूत जो संरचना है उस संरचना को ही बदल डाले, और इस रूप में संविधान की जो ताकत है वो ताकत कहीं ज्यादा प्रबल हो जाती है, ठीक है। तो ये सर्वोच्च विधि, इसका कोई आधार नहीं है। और साधारण विधि क्या है, देश का संसद बनाएगा, हमने आपको बताया। और इसका आधार क्या होता है, संविधान, संविधान के आधार पर ही तो है साधारण विधि बनता है। हमने आपको बताया ना, संविधान की एक ही पुस्तक है लेकिन कानून की बहुत सारी सैकड़ों हजारों किताबें। तो लेकिन ये सारी जो किताबें लिखी गई उसके अगर एसेंस को समझा जाए, उसके अगर बेस को समझा जाए, तो उसका बेस क्या है, संविधान है। समझ में बात आ रही है ना, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। चलिए इसके आगे समझिए। अब देखिए संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अभी हमने बताया कि एक संविधान का जो प्रकार होगा वो क्या होगा, सम्मेलन प्रणीत होगा, ठीक है। एक सम्मेलन प्रणीत हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा विकसित। सम्मेलन प्रणीत करने का मतलब ये हो गया कि जिसकी रचना एक संविधान सभा ने किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब लिखित होगा, यहीं पे आप समझिएगा, जब ये संविधान, इसी का एक प्रकार से आप समझ जाइए कि दूसरा रूप हो जाता है। मतलब सम्मेलन प्रणीत को ही एक अन्य रूप में लिखित कह सकते हैं, ठीक है। या तो इसको इसमें लिखित कह लीजिए, इसमें अलिखित कह लीजिए, या उसको एक अलग रूप में दिखा दीजिए। तो सम्मेलन प्रणीत क्या होगा, संविधान वो क्या है कि अगर लिखा हुआ है तो फिर कोई सी किसी ना किसी संविधान सभा के द्वारा, और संविधान सभा की जो बैठकें जस्ट लाइक सम्मेलन है, तो सम्मेलन करके जो है उसकी रचना की गई, इसलिए संविधान जो है सम्मेलन प्रणीत होगा। और दूसरा होगा विकसित संविधान, जैसे ब्रिटेन का। और इसमें बहुत सारी है परंपरागत रूप से चली आ रही मान्यताएं, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए, समय पर संसद ने जो कानून बनाए, इन सब का कलेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विकसित संविधान, यानी कि अलिखित संविधान हो जाएगा। इसी का दूसरा रूप है, दूसरे रूप में कह सकते हो संविधान का एक और प्रकार है लिखित और अलिखित। जिस देश का संविधान लिखित हो, जिसकी रचना किसी संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, ऐसे संविधान को जो है हम लिखित संविधान कहते हैं। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलिखित संविधान है, जिसकी रचना किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि वो क्रमशः विकसित हुआ है और अलिखित है, अनरिटन है, ठीक है। तीसरा जो है वो नम्य और अनम्य, फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। इसको रिजिड भी कहते हैं, ठीक है, इसको रिजिड भी कहेंगे, और इसको जो है लिबरल कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए नम्य और अनम्य संविधान में क्या है, जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है नम्य संविधान है। और नम्य संविधान या फ्लेक्सिबल क्यों होता है कि जिस देश का संविधान
में संशोधन, जिस देश के संविधान में संशोधन, वही संशोधन संसद जो है उसी प्रक्रिया से करती है जिस प्रक्रिया से सामान्य कानून का निर्माण करती है। ठीक है ना, जिस प्रक्रिया से सामान्य कानून का निर्माण होता है उसी प्रक्रिया से कानून संविधान में संशोधन हो जाए। यानी कि साधारण बहुमत से पारित करके जो है आपने कोई भी संविधान का की कोई बात को जो है आपने संशोधन कर लिया, यानी कि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी 50% +1 करना है, और उसमें भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, बहुमत से करना है, यानी कि सारे सदस्यों को बुलाना ही बुलाना है। 545 है तो 545 में सबको बुलाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बस 1/2 +1 50% +1। ठीक है, इतना हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो है पारित हो जाएगा। तो यहां पे संविधान जो है वो अनम्य संविधान जो हो जाएगा, जैसे अमेरिका का संविधान अनम्य है, उसको पारित करने के लिए क्या होगा कि संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भी 2/3 बहुमत से पारित हो। तो इतना बड़ा कठिन हो जाता है कि पूरा संसद में 2/3 यानी 75% जो है वो क्या है कि वो सदस्य आपके पक्ष में हो जाए, ये बड़ा आसान काम नहीं होता है, तो वो कठिन हो जाता है उसका संशोधन करना। इसलिए अमेरिका के संविधान में आप सोचिए अभी तक मात्र 27 संशोधन ही हो पाए, क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में दोनों तरीके अपनाए गए कि कुछ जो है वो क्या है कि इस तरीके से किया गया संशोधन है, कुछ इस तरह से किया गया। तो भारत में एक मिक्स्ड फॉर्म है, मिक्स्ड फॉर्म है। ठीक है, नम्य और अनम्य के बीच का जो है एक रास्ता का जो है वो क्या है कि पालन किया गया। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। इसके बाद देखिएगा सम्मेलन प्रणीत और संविधान सभाओं के, ये समझ लीजिए इसका मतलब जो एक्सप्लेनेशन है। सम्मेलन प्रणीत हमने बताया संविधान सभाओं के माध्यम से अमेरिका और भारत का संविधान ऐसा ही है, विकसित या संचित हो जाएगा, मुख्यतः ऐतिहासिक विकास के परिणाम होंगे। ठीक है, जो हमने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद फिर हमने बताया लिखित अलिखित, जिसके अधिकांश भाग लिख दिए गए हों, इंडिया यूएसए, जिसके अधिकांश सिद्धांत लिपिबद्ध नहीं किए गए, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान हो जाएगा। नम्य या उदार, अनम्य या कठोर हो जाएगा। ठीक है, संविधान की रचना एवं संशोधन उसी सत्ता के द्वारा जो देश के साधारण विधियों की रचना करता है, यानी कि पार्लियामेंट, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, जबकि अनम्य या कठोर संविधान, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड संविधान, संशोधन की प्रक्रिया जटिल, साधारण विधि निर्माण की तुलना में, जो साधारण विधि बनता है उसकी तुलना में संशोधन की प्रक्रिया जहां पर कठिन हो उसको अनम्य या कठोर संविधान कहा जाता है। अमेरिका का संविधान हो गया, और भारत का संविधान जो है मिक्स्ड फॉर्म है, भारत में दोनों प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है पूरा। इसमें फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप लोग सब नोट भी कर लीजिएगा कि संविधान हमने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लिया और मैं समझा रहा हूं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका लैटिन भाषी शब्द है कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट से निकला है, तात्पर्य होता है शासन करने वाला सिद्धांत। ठीक है, और इस संविधान क्या है, सर्वोत्तम सर्वोच्च आधारभूत विधि। तो ये आप यहां से लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो क्या है कि ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो ना कि ये क्वेश्चन से लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है संविधान किसे कहा जाता है और यह साधारण विधि से किस रूप में भिन्न होता है। दूसरा लिखिएगा संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है, और तीसरा है संविधान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका जो शीर्षक है ना, इसकी शीर्षक जो है, इसका शीर्षक आप लिख लीजिएगा संविधान, हेडिंग डालिएगा संविधान, अर्थ एवं प्रकार, अर्थ एवं प्रकार। ठीक है, संविधान, अर्थ एवं प्रकार, हेडिंग डालिए और क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन लिखिएगा कि संविधान किसे कहा जाता है, संविधान किस, आप लोग नोट्स भी सब साथ में बनाते जाइए। ठीक है ना, ये सब नोट्स जो है ये सिंपल सी चीजें हैं, ये सब समझिए, बहुत ज्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बातें हैं वो उतना काफी है। लिखिए संविधान किसे कहा जाता है और यह साधारण विधि से किस रूप में भिन्न होता है, और दूसरा हो जाएगा संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है, और तीसरा है संविधान कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो स्क्रीनशॉट लेके बैठिएगा, फिर उसको लिखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। ठीक है, उसके बाद आगे लिखिएगा, उतना क्वेश्चन लिखने के बाद फिर लिखिएगा संविधान
कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश शब्द है और ये लैटिन भाषी शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकला है, CONSTITUT, कॉन्स्टिट्यूट से निकला है और जिसका तात्पर्य है शासन करने वाला सिद्धांत। और संविधान क्या होता है? सर्वोत्तम होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान आधारभूत विधि होता है। ठीक है, आधारभूत विधि होता है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, संविधान का डेफिनेशन अगर कभी पूछा जाए तो आप लिखेंगे किसी देश का शासन जिन मौलिक नियमों व सिद्धांतों के अनुसार चलता है उसके समूह को संविधान कहा जाता है। ठीक है, किसी देश का शासन जिन मौलिक नियमों व सिद्धांतों के अनुसार चलता है उसके समूह को संविधान कहा जाता है। किसी देश का शासन जिन मौलिक नियमों व सिद्धांतों के अनुसार चलता है उसके समूह को संविधान कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, संविधान और साधारण विधि में क्या अंतर है? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साधारण विधि कॉमन लॉ हो गया। ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, साधारण विधि कॉमन लॉ हो गया। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यदि लिखित है तो प्रायः कौन बनाएगा? संविधान सभा बनाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसका आधार कोई नहीं है इसलिए यह सर्वोच्च विधि है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साधारण विधि में बता ही दिया कॉमन लॉ है और देश का संसद बनाएगा, यह संविधान सभा बनाएगा। ठीक है, यह आप देखिएगा संविधान सभा बनाएगा, इसका निर्माण संविधान सभा करेगा, जबकि इसका निर्माण कौन करेगा? संसद, ये संविधान सभा करेगा। ठीक है, और इसका आधार इसका आधार कौन होता है? संविधान, और इसका आधार कोई नहीं होता है इसलिए यह सर्वोच्च विधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये संविधान और साधारण विधि में अंतर हो गया। इतनी सी बात आप जानोगे ना। देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो सवाल पूछे जाते हैं 125 शब्दों में, 200 शब्दों में, यूपी पीसीएस वगैरह सब में 250 शब्दों में सवाल जैसे पूछे जा रहे हैं, उसमें क्या है कि इतनी सटीक जानकारी आपके पास है और इतना लिख लिया ना आपने, इतना अगर लिख दिया तो आप समझ जाइए कि एकदम मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, एकदम गणित की तरह आपको अंक मिलेंगे, बस एक मोटी मोटी जो आइडिया। क्योंकि आप इसको सोचिए ना कि 125 शब्दों में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे उस तरह का? आप 100 शब्द, जितने शब्द, मतलब इतना कम शब्द दिया रहता है कि उसमें आप बहुत सारी बातें नहीं लिख सकते हैं। तो आपको फिर क्या होगा कि जो एकदम उसका सेंटर जो आइडिया है, उसका जो सेंट्रल आइडियाज है, बस उसको जो है आपको पकड़कर जो है उसको लेकर चलना है और उसको लिखना है। जानकारी सबके रखिए क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि सवाल किस तरह के आएंगे, लेकिन जब भी लिखने की बात आएगी तो जो पूछा गया है एग्जैक्टली वही लिखना है। इतनी सी कोशिश आपको करनी है। ठीक है ना, तो ये हो गया संविधान। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ी और बात बढ़ा दूं मैं कि संविधान के प्रकार जब पूछा जाएगा कि संविधान कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1 2 3 दे दीजिएगा। 1 में हो गया सम्मेलन प्रणीत विकसित। ठीक है, इसके बाद दूसरा हो जाएगा लिखित अलिखित, रिटन एंड अनरिटन हो गया। तीसरा हो गया नम्य और अनम्य, फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल हो गया। नम्य, अनम्य या कठोर हो गया। सम्मेलन प्रणीत विकसित, लिखित अलिखित, नम्य अनम्य या कठोर। ठीक है, सम्मेलन प्रणीत विकसित, लिखित, अनरिटन, रिटन एंड अनरिटन, नम्य हो गया, फ्लेक्सिबल, अनम्य या कठोर हो गया, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, इसका भी लिख लीजिएगा। इसी को आगे एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। सम्मेलन प्रणीत संविधान किसको कहते हैं? ठीक है, ऐसे सवाल आएगा किसको कहते हैं? संविधान सभाओं के माध्यम से जिसकी रचना की जाए, जैसे अमेरिका, जैसे भारत हो गया। विकसित या संचित संविधान किसको कहते हैं? मुख्यतः ऐतिहासिक विकास के परिणाम होते हैं, जैसे ब्रिटेन का हो गया। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। और इसमें समझ लीजिएगा, इसमें परंपरागत रूप से जो मान्यताएं चली आ रही है, एक तो वो होगा, दूसरा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वो एक नजीर बन जाता है, वो हो जाएगा। समय समय पर संसद जो कानून बनाती है वो हो जाएगा। और ये सब मिलकर जो है विकसित या संचित संविधान हो जाएगा। और वो किसका है? ब्रिटेन का संविधान हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा लिखित संविधान, अलिखित संविधान, रिटेन अनरिटेन हो गया, जिसके अधिकांश भाग लिख दिए गए हो, जैसे भारत और अमेरिका।
अलिखित संविधान हो गया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आप पूछते हैं ना कि भाई संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और फिर हमने कहा कि जब संविधान लिख दिया गया फिर संसद की जरूरत क्यों पड़ी। तो संसद की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे 1950 में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने जितना संभव था, जितना अपने अनुभव से उन्होंने पास्ट को देखा, उससे हासिल किया गया जो अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर और भविष्य में क्या क्या हो सकता है जितना मैक्सिमम अनुमान लगा सकते थे सबको मिलाकर उन्होंने किया। लेकिन कितना आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है ना, आप कितना अनुमान लगा सकते हैं क्या क्या भविष्य में हो सकता है, मैक्सिमम लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसा हो सकता है। अब आप ऐसे सोचो कि कभी किसी ने ये सोचा होगा कि कोरोना जो संकट है जिस तरह से, मतलब आप लोग ऐसे समझिए कि कोचिंग की बात मैं बता रहा हूं, मैं अपनी ही बात बताता हूं कि मतलब कोचिंग चल रही थी, जैसे होता है ना चल रही है और धीरे 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 पटरी पे से उतरना, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। आप तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको जो है वो क्या है कि स्लो करके उतरना है, तो आप धीरे धीरे स्लो करते हैं ना। लेकिन आप चल रहे हो और अचानक जो है वो क्या है कि रुक जाए, अचानक आपके सामने में कोई अवरोध आ जाए तो भयंकर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। और आपको जो है आप समझिए कि आपके लिए एक आदमी का फीस जो है वो हो सकता है कि कहीं फंसा हो, लेकिन आप सोचो कि वो अगर कोचिंग जो है ये फिर से रन नहीं करती है, और फिर से रन अगर करेगी 5, 6, 7, 8 महीने के बाद, आप लोगों ने जिसने भी हम लोग की कोचिंग अगर पढ़ी होगी, उस कोचिंग में जो है आप सोचिए कि कितना बड़ा सेटअप होता है, बेंच है, डेस्क है, एसी है। अगर आप लोग आएंगे भी वापस अगर, तो आप आएंगे तो क्या एक हॉल में 500-600 बच्चे जो बैठते थे क्या अब बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाओगे। तो उसमें क्या होगा, एक बेंच में पता चला 2 लड़के बैठे हैं, फिर एक बेंच को छोड़कर फिर पता चला कि एक हॉल में जिसमें 600-700 बच्चे बैठते थे, अब उस हॉल में जो है अब 100, 150, 200 बच्चे बैठेंगे। आप क्या लगता है कि वो अफोर्डेबल हो सकता है, उसको रन करना जो है वो फिजिबल हो सकता है? एसी तो उतना ही चलना है ना, बिजली के बिल तो उतने ही आने, किराए तो उतने ही लगना है, स्पेस तो उतना ही ज्यादा जाना है। तो याद रखिएगा बहुत कठिन है। और आप जो है वो क्या है कि चलते हुए अचानक जो है रुक जाना, ये बड़ा कठिन जो है वो क्या होता है कि काम होता है, ठीक है ना। तो वास्तव में क्या होता है कि अगर हम जो है कभी भी आप ऐसे सोचिए तो आपको लगेगा कि वास्तव में कितना बड़ा झटका है जीवन का। हर जो है को किसी ने, तो मैं जो बात कहना चाहता था कि वास्तव में कोई किसी ने ये नहीं, मतलब जो है संविधान जब बना तो वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो अब सिचुएशन इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आया है, तो ऐसे सिचुएशन पर कानून बनाएगा कौन? तब संसद की जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए संसद को जो है बनाना बहुत ही जरूरी था कि संसद क्या करेगी, संविधान का के हिसाब से कानून बनाएगी। वो सारी भी कानून बनाएगी जो संविधान में जिसकी कर्म, जैसे साइबर क्राइम की बात सोचिए कि आज से 1950 में हमारे देश के संविधान निर्माताओं को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि आज हम लोग डिजिटल इंडिया में, हम लोग आज कैमरे के सामने में खड़े होकर हम ज्ञान बांट रहे होंगे और आप तक पहुंच पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो है उसने कल्पना की नहीं। अब इसी में जो है वो क्या है कि बहुत सारे घोटाले होने लगे, साइबर क्राइम होने लगता है, तो साइबर क्राइम की कल्पना कैसे कर सकते हैं? लेकिन साइबर क्राइम अगर हो रहा है तो उससे संबंधित कानून तो बनाना पड़ेगा ना। तो कानून फिर अगर संसद नहीं होती तो कल्पना करिए फिर कौन कानून बनाता, समझ रहे हैं ना। इसलिए जो है संसद की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये चीज जो है वो क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो है कि लिखित अलिखित संविधान हो जाएगा जिसके अधिकांश सिद्धांत लिपिबद्ध नहीं किए गए, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये तो हमने बता दिया। और नम्य या उदार हो गया, अनम्य या कठोर हो गया, ठीक है। इसका तीसरे तरह का नम्य या उदार, फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड हो गया। नम्य या उदार संविधान की रचना एवं संशोधन उसी सत्ता के द्वारा जो देश के साधारण विधियों की रचना करता है। संविधान की रचना एवं संशोधन उसी सत्ता के द्वारा जो देश के साधारण विधियों की रचना करता है, ब्रिटेन, ठीक है। अनम्य या कठोर संविधान हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल और रिजिड, संशोधन की प्रक्रिया जटिल साधारण विधि निर्माण की तुलना में, और इसका उदाहरण है अमेरिका। और भारत में क्या है, दोनों तरह की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये है आपका, आपने जो है इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी अलग से बना लीजिएगा, ठीक है।
नोट्स जो है बहुत ही बेहतरीन बनाना है, ठीक है ना, और बहुत ही शॉर्ट और सारगर्भित और डायग्रामेटिक होगा और आप सबके लिए बहुत ही सरल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जो पेशकश है, ये पेशकश जो है आपको पसंद आया होगा और आप इसका पूरा बेनिफिट उठाइए, ठीक है, पूरा बेनिफिट उठाइए, पूरा लाभ उठाइए और अभी इस लॉकडाउन के सिचुएशन में खूब काम करने का अवसर है। मतलब आप ये समझिए कि मेरे वीडियोस को तक ही अपने को सीमित मत रखिए। आपके पास वक्त है तो कुछ और सब्जेक्ट पढ़िए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी चीज़ें हैं, कोई एसएससी देता हो वो करिए, सिविल का देता हो तो कुछ और सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है ना। और फिलहाल मैं हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आपको इस मामले में कह सकते हैं किसी तरह की दिक्कतें ना हो, लेकिन याद रखिएगा पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। आप बिना पढ़े जो है आज की दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, हमारी जो बातें हैं उसको आदर्श के रूप में अपनाकर जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश में एकदम तन्मयता से जुटे होंगे। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा आपके सम्मुख। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।